आप सभी लोग जो है आईएएस का जो एग्जाम होना है 16 जून को, उसकी तैयारी में लगे होंगे। और हम लोग भी जो है थोड़ा बहुत उसमें सहायता मैं भी करूंगा आप लोगों का। आज हम लोग का टॉपिक है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है, क्योंकि देखिए मैं बताया कि ये सब ट्रेडिशनल टॉपिक नहीं, ये अपने दिमाग से हटाइए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्र राज संबंध, मूल अधिकार, डीपीएसपी, यही संविधान नहीं होता है। पॉलिटी से प्रश्न आता है, भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न आता है। मैं आप लोगों को बताया था कि राज्य व्यवस्था का मतलब केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था चलाने के लिए अन्य पहलुओं की जो आवश्यकता होती है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने के लिए अन्य जो सिस्टम है, वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी में एक सिस्टम है राजनीतिक दल। भाई बिना राजनीतिक दल के तो व्यवस्था चल ही नहीं सकता है, देख ही रहे हैं। ये बताइए कि राजनीतिक दल क्या होता है। तो राजनीतिक दल जो है नागरिकों का एक राजनीतिक संगठन है, जो सत्ता प्राप्त करने के लिए लोकतांत्रिक मूल्य के आधार पर जो है व्यवस्था चलाने का प्रयास करता है, और जिसका सर्वोच्च आदर्श राष्ट्रीय हित होता है, नेशनल इंटरेस्ट होता है। आप जानते हैं कि राजनीतिक दल कहते समय आपके दिमाग में चार बातें आनी चाहिए। पहला चीज कि लोकतांत्रिक संगठन होना चाहिए, दूसरा चीज विचारधारा होनी चाहिए, तीसरा चीज राष्ट्रीय हित होना चाहिए, और चौथा चीज औपचारिक संगठन। ये चार चीजों को मिलाएंगे तो ये राजनीतिक दल बनेगा। आप जानते हैं हमारे यहाँ राजनीतिक दल का जो विकास है वो स्वतंत्रता आंदोलन से ही दिखाई देता है। भाई कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ 1885 में, और आप देखते हैं कि संविधान जब बना उसके बाद जब चुनाव हुआ तो राजनीतिक दल बनना शुरू हुआ। लेकिन राजनीतिक दल शब्द का प्रयोग कहीं पर भी मूल संविधान में नहीं था। जब हमारे यहाँ दल बदल कानून बनाया गया पहली बार, जब 52वां संविधान संशोधन हुआ था, तो इसी दल बदल कानून से ही जो अभी मैं बताया कि 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ये जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, राजीव गांधी साहब ने किया था। तो ये जो संशोधन था, इसी के माध्यम से अनुच्छेद 102 के तहत जो है राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख किया गया। और जानते हैं कि दल बदल के लिए जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। यहीं से राजनीतिक दल की शुरुआत संविधान में मानी जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1985 से पहले जो है संविधान में राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख नहीं था। 1985 में पहली बार किया गया। और कैसे हुआ तो अभी मैं बताया हूं। अब यहां पर एक चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि चूंकि मेंस में हम लोग को नहीं जाना है, पीटी में कहां कहां से प्रश्न आ सकता है। एक तो अभी राजनीतिक दल की परिभाषा बताया, और बाकी आप समझ रहे हैं राजनीतिक दल का महत्व, समस्या, उस पर चर्चा नहीं करना है, वो सब तो मेंस में है। और उतना समझ आप लोगों के पास है, तभी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, मैं मान के चलता हूं। अब बाकी क्या स्थिति है वो तो आप लोग बताएंगे। तो यहां पर समझिए राजनीतिक दल जो है, इसमें हम लोग को सबसे पहले तो इसका अर्थ समझना। अब यहाँ एक शब्द मैं लिखा हूं, विचारधारा। तो जब विचारधारा की बात हम लोग करते हैं तो विचारधारा का मतलब क्या होता है। विचारधारा की जब बात करते हैं हम लोग तो थोड़ा सा समझिएगा। ये जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, तो दो तरह की विचारधारा होती है। एक तो जो है उदारवादी उदारवादी विचारधारा, या इसी को कह सकते हैं कि पूंजीवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा। और दूसरा होता है साम्यवादी साम्यवादी विचारधारा या समाजवादी विचारधारा। ये दो तरह की विचारधारा होती है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो पूंजीवादी और उदारवादी विचारधारा रखने वाले जो दल हैं, उसमें बीजेपी का नाम आता है। कि बीजेपी जो है सामान्यतः विचारक मानते हैं कि बीजेपी उदारवादी और पूंजीवादी दल के रूप में है। तो आप जानते हैं कि पूंजीवादी दल कहने का मतलब क्या हुआ। पूंजीवादी दल का मतलब होता है कि सरकारी हस्तक्षेप कम करना, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना। पूंजीवादी दल का मतलब है कि सरकारी जो हस्तक्षेप है वो कम होगा, पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाएगा। और दूसरा इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाएगा। जब निजी क्षेत्र को बढ़ावा देंगे, स्वतंत्रता को बढ़ावा देंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया जाएगा, नए विचारों को बढ़ावा दिया जाएगा, नए अनुसंधान खोज होंगे। ये जो पूंजीवादी दल है वो विकास पर ज्यादा बल देता है। और कहीं ना कहीं जब विकास पर बल देंगे तो स्वाभाविक सी बात है
कि कुछ लोग स्वतंत्रता का लाभ उठाकर आगे बढ़ जाएंगे, कुछ लोग पीछे छूट जाएंगे। तो इसका फॉल्ट ये है कि इस पूंजीवादी, शुद्ध रूप से जो पूंजीवादी विचारधारा रखने वाले जो दल हैं, उनके कारण जो है समाज में असमानता को बढ़ावा मिलता है, समाज में असमानता को बढ़ावा मिलता है। ये जो बीजेपी है वो सामान्यतः विचारक मानते हैं कि उदारवादी और पूंजीवादी दल के रूप में है। अब दूसरी जो विचारधारा है साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा या मार्क्सवादी विचारधारा, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है, जो सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो एक प्रकार से कह सकते हैं, सीपीआई एम भी कह सकते हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सवादी है, ये जो पार्टी है ये हमारे यहाँ जो है साम्यवादी विचारधारा रखती है। और साम्यवादी विचारधारा रखने का मतलब कि समानता को बढ़ावा देने वाला विचारधारा, और ये उदारवादी विचारधारा का मतलब स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाला विचारधारा। तो ये जो है लिबर्टी को बढ़ावा देता है, ये लिबर्टी को बढ़ावा देता है, और ये जो है इक्वलिटी को बढ़ावा देता है, समानता को बढ़ावा देता है। तो यहां पर ये ध्यान रखना है, जब समानता को बढ़ावा दिया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि सबकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति की बात होगी। यहां पर जो है मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति की बात होगी, मूलभूत आवश्यकता पर ध्यान दिया जाएगा। और जब मूलभूत आवश्यकता पर ध्यान देंगे, स्वाभाविक सी बात है यहां पर समाजवादी विचारधारा में जो है राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। यहां पर राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा मिलता है, राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा मिलता है, नेशनलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। और यहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा होगा क्योंकि राष्ट्रीयकरण है। जब सब कुछ सरकार के अंडर में किया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि सरकार का जो हस्तक्षेप है वो ज्यादा होगा। तो सरकार का हस्तक्षेप यहाँ पर होगा। आप देख रहे हैं कि ये जो उदारवादी विचारधारा है वो लेसेस फेयर पे आधारित, मतलब अहस्तक्षेप के सिद्धांत पे आधारित, और ये जो है सरकारी हस्तक्षेप के सिद्धांत पे आधारित है। और इसका एग्जाम्पल में बताया सीपीआई एम सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है इसका एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये दो विचारधारा हो गया ए और बी, ये दो विचारधारा है सामान्यतः, तो दो विचारधारा है तो दोनों को मिला देंगे, मतलब ए प्लस बी कर देंगे, ये जो विचारधारा है वो कांग्रेस की विचारधारा है। तो कांग्रेस एक प्रकार से कह सकते हैं कि उदारवादी और समाजवादी दोनों चीजों को मिलाने का प्रयास करता है। कहीं न कहीं समाज के सभी वर्गों के उत्थान की बात करता है, गांधीवादी सिद्धांत की बात करता है। और फिर उदारवादी विचारधारा के साथ जब समाजवादी विचारधारा को मिलाता है तो इसीलिए कहा जाता है कि स्वतंत्रता समानता दोनों को मिलाकर जो है यह एक प्रकार से कह सकते हैं कि सेंट्रलिस्ट पार्टी है, मध्यम मार्गी सिद्धांत को बढ़ावा देता है। लेकिन आप लोगों को ज्यादा नहीं, थोड़ा सा केवल जानना है। और मैं बाकी बीजेपी के बारे में बताया कि उदारवादी विचारधारा है, सीपीआई एम जो है समाजवादी विचारधारा है। अब यहाँ पर मैं अभी बता रहा था कि हम लोग जो है सबसे पहले तो ये पढ़े कि भाई राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है, विचारधारा क्या होता है, और विचारधारा के आधार पर दलों को किस तरह से रखा जाता है। और फिर हम लोग को इसमें पीटी में पढ़ना है कि जो मान्यता प्राप्त दल है और जो गैर मान्यता प्राप्त दल है। तो आप जानते हैं कि मान्यता प्राप्त दल का मतलब होता है कि जिनको जो है राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी के रूप में जिनको चुनाव आयोग ने मान्यता प्रदान किया है। और अभी मैं बताया कि मान्यता कौन प्रदान करता है, तो चुनाव आयोग करता है। और गैर मान्यता प्राप्त दल का मतलब कि इनको भी मान्यता प्रदान किया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं इनको राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल में नहीं रखा जाता है, इनकी सीटें कम होती है। तो हमारे यहाँ एक पैमाना बनाया गया है, उस पैमाने के आधार पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को बांटा जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा उस पैमाने को समझेंगे क्योंकि वहां से प्रश्न आता है। तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि हम लोग जो है उस पैमाने को पढ़ते हैं। ये जो राष्ट्रीय दल है, ये जो राष्ट्रीय दल है, जो नेशनल पार्टी है, तो राष्ट्रीय दल कहते समय हमारे दिमाग में क्या बात आनी चाहिए। तो देखिए राष्ट्रीय दल बनने के लिए अभी जो वर्तमान में 3 विकल्प हमारे यहाँ बनाए गए हैं। पहला चीज तो यह है कि 4 राज्यों में जो है 6%, 4 राज्यों में 6% वैध मत मिल जाए, 4 राज्यों में 6% वैध मत मिल जाए लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में। अब प्लस जो है इसमें 4 सीट मिल जाए। यदि 4 सीट मिल गया लोकसभा का तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाए। तो पहला विकल्प हमारे पास क्या हुआ कि 4 राज्यों में 6% वैध मत प्राप्त करिए,
और 4 सीट प्राप्त कर लीजिए कम से कम, तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। दूसरा जो विकल्प बनाया गया है, या नंबर 2, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है। मैं बताया ना कि अभी बोला हूं आते ही कि हम लोग को पॉलिटी पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं पढ़ना है। आप लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के जाते हैं और केवल ये सोचते हैं कि उसका तो क्वेश्चन आया नहीं। अब वो पॉलिटी का क्वेश्चन आता है ना, उसमें अधिकार का, समानता का, रूल ऑफ लॉ का सब क्वेश्चन है। मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को डाला भी था 4-5 वीडियो, उसमें जो है वीडियो नंबर 5, 6, 7, 8, तो इस तरह के जो टॉपिक थे, अधिकार था, समानता था, न्याय था, इस तरह के जो टॉपिक हैं, उसको भी टेलीग्राम चैनल पर जाकर, यूनियन आईएएस जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जाकर 4-5 वीडियो में डाला हूं, अभी कल ही डाला था, उसको भी आप देख डालिए। क्योंकि हम लोग के पास अब ज्यादा समय तो है नहीं, मुझको करंट भी पढ़ाना है, तो फिर जो है थोड़ा थोड़ा मैं इसको पढ़ाता रहूंगा, जहां जहां से मुझे लगता है कि प्रश्न आ जाएगा। और वो जो अधिकार है, स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, लोकतंत्र है, ये सब वीडियो थोड़ा सा देख डालिए। तो मैं बताया कि 4 राज्यों में 6% वैध मत प्राप्त करें और 4 सीट प्राप्त करें, आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। और यहां पर दूसरा जो विकल्प है कि 3 राज्यों में जो है, दूसरा जो विकल्प बनाया गया है कि 3 राज्यों में कुल मिलाकर 2% सीट लोकसभा का। अब 2% सीट का मतलब क्या हुआ, 2/100 गुणे 500, 45 इस समय है, तो लगभग 11 सीट हो गया। इसका मतलब कि 11 सीट आप यदि प्राप्त कर लेते हैं 3 राज्यों को मिलाकर, 3 राज्यों का मतलब यहाँ पर हुआ कि ए बी सी यदि 3 राज्य हैं, तो 3 राज्य मिलाकर मतलब यहाँ से भी एक, यहाँ से भी एक, यहाँ से 9। अब देखिए ऐसा नहीं कि ए से 0 हो जाए, 3 राज्य मिलाकर 11 सीट होना चाहिए। तो एक तो ये फार्मूला बनाया गया है। अब यहां पर जो मैं बताया कि 4 राज्यों में, तो ए बी सी डी ये जो 4 राज्य हैं, हर राज्य में जो है 6% वैध मत प्राप्त करिए और हर राज्य से कम 1-1 सीट जो है लोकसभा की प्राप्त करिए, तब जाकर जो है आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। और दूसरा विकल्प ये हुआ। अब इसमें जो है तीसरा विकल्प भी बनाया गया है। तीसरा विकल्प ये है, यदि 4 राज्यों में आपको जो है वह क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है, तब भी आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला हो, क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला हो, तो 4 राज्यों में यदि क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, तब भी आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए ये हमारे यहाँ पैमाना बनाया गया है। अब उसमें ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आप लोग उसको याद भी करिएगा। अब क्षेत्रीय पार्टी बनाने का क्या पैमाना है, जैसे उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी कैसे बनेंगे, तो क्षेत्रीय पार्टी बनाने के लिए अभी वर्तमान में हमारे यहाँ 5 विकल्प है। अभी वर्तमान में जो है 5 विकल्प बनाए गए हैं। ये 5 विकल्प है, कोई भी विकल्प आप चयन कर लें। तो आप जानते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी बनने के लिए जो है, या तो आप जो है 3 सीट प्राप्त करिए विधानसभा का, या तो जो है 3% सीट प्राप्त करिए जो भी अधिक हो, 3 सीट या 3% सीट विधानसभा में जो भी अधिक हो, जो भी अधिक हो, ये फार्मूला बनाया गया है। अब ये फार्मूला बनाया गया है कि 3 सीट प्राप्त करिए या 3% सीट प्राप्त करिए। तो यहां पर मान लीजिए, अब जैसे यूपी को लेंगे, तो यूपी में 403 सीट है, तो यहाँ पर 3/100 का मतलब हो जाएगा लगभग 12 सीट, 13 सीट मतलब कह सकते हैं। तो 12 और 3 में क्या अधिक है, 12। देखिए गोवा को लेंगे तो गोवा में 40 है विधानसभा की संख्या, तो 3/100 कर देंगे तो गोवा में कितना आ जाएगा, गोवा में 1.2 आ जाएगा। तो इसका मतलब गोवा में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा आपको प्राप्त करना है तो आपको 3 सीट प्राप्त करना पड़ेगा। एक तो विकल्प ये बनाया गया है। अब यहाँ पर जो दूसरा विकल्प बनाया गया है कि आप विधानसभा का जो चुनाव होता है, उस विधानसभा के चुनाव में 6% वैध मत प्राप्त कर लीजिए। विधानसभा के चुनाव में जो है वो 6% वैध मत प्राप्त कर लीजिए, वैध मत प्राप्त कर लीजिए। और साथ ही जो है 2 सीट भी लोग विधानसभा का प्राप्त करिए, विधानसभा में 2 सीट प्राप्त कर लीजिए, तब भी आपको जो है क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। अब देखिए,
अब यहां पर जो है ये भी ध्यान रखना है कि लोकसभा का जैसे अभी चुनाव हो रहा है, तो कुछ जो विकल्प लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में भी बनाए गए हैं। जैसे एक विकल्प ये बनाया गया है कि जो बड़े राज्य हैं, यूपी है, जैसे बिहार है, राजस्थान है, जहां पर 25 से ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, उन राज्यों के लिए बनाया गया है यदि लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो वहां पर जो है 25 सीट पर एक सीट लोकसभा का प्राप्त कर लीजिए। मतलब जैसे यूपी है तो यूपी में 80 सीट है लोकसभा का। अब 80 में कितना 25 बनेगा? एक 25, दो 25, तीन 25, तीन ही तो 25 बनेगा। तो यहां पर एक सीट, यहां पर एक सीट, यहां पर एक सीट। इसका मतलब यूपी में यदि 3 सीट प्राप्त कर लेते हैं तो आपको जो है क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। मान लीजिए बिहार में, तो बिहार में जो है क्योंकि 40 ही सीट है, तो मान लीजिए 40 सीट में एक ही 25 बनेगा तो एक सीट भी लोकसभा का प्राप्त कर लेंगे, तब भी आपको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। एक तो ये भी चीज बनाया गया है जो तीसरा विकल्प है। अब चौथा जो विकल्प बनाया गया है कि आप लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो लोकसभा के चुनाव में जो है 6% वैध मत प्राप्त कर लीजिए और साथ में एक सीट भी प्राप्त कर लीजिए। यदि 6% वैध मत प्राप्त कर लेते हैं और एक सीट प्राप्त कर लेते हैं तब भी आपको जो है क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। उसी को राज्य स्तरीय पार्टी भी कहा जाता है। और फिर एक विकल्प और भी बनाया गया है, यदि मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, किसी भी चुनाव में यदि 8% जो है वैध मत प्राप्त कर लेते हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, केवल 8% वैध मत प्राप्त कर लेते हैं, सीट आपको नहीं भी प्राप्त होता है तब भी आपको जो है क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि आखिर मान्यता प्राप्त दल, जैसे मैं बताया कि राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी है, ये जो राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी का जो दर्जा प्राप्त होगा उसका फायदा क्या होगा? भाई मन में आता है ना, इसका क्या फायदा होगा? तो अब यहाँ पर फायदा ये है कि यदि चुनाव कोई पार्टी से लड़ रहा है, मतलब राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, तो उसको केवल एक प्रस्तावक की जरूरत है, बस। एक प्रस्तावक का मतलब हम लोग, मत देने वाला कोई भी व्यक्ति जो है एक प्रस्तावक होगा तो वो जो है नामांकन उसका दायर हो सकता है। लेकिन यदि मान लीजिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी का नहीं है, गैर मान्यता प्राप्त दल से है या निर्दलीय है, तो उसको 10 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। तो पहला चीज तो ये हुआ। दूसरा चीज ये हुआ कि हमारे यहाँ जो चुनाव चिन्ह, जो आरक्षण और आवंटन जो आदेश है 1968 का, उसके द्वारा जो है राजनीतिक दलों के लिए मापदंड का निर्धारण किया गया पहली बार। 1968 में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के लिए मापदंड का निर्धारण किया गया। क्योंकि आप जानते हैं कि 1952 में जब चुनाव हुआ था तो हमारे यहाँ जो है वैसे ही चुनाव आयोग को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना था, तो 14 राष्ट्रीय पार्टियों को दर्जा मिल गया था। लेकिन अभी मान लीजिए, अभी पिछले वर्ष तक, अब तो लोकसभा के चुनाव के बाद जो है कितने राष्ट्रीय पार्टी बनेंगे, कितने क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा, ये तो चुनाव के बाद आएगा ना। लेकिन अभी फिलहाल एग्जाम देने जाएंगे, तब 4 जून को रिजल्ट आएगा। तब जानते हैं कि ज्यादा ज्यादा 22, 23, 24 तक जो भी चीजें करंट की हैं वही पढ़ना है। 23, 24 मई तक, अप्रैल नहीं, लगभग 15-20 दिन पहले का आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, अभी जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय पार्टी है उसमें जो है एक तो बीजेपी हो गया, दूसरा जो है कांग्रेस हो गया, तीसरा आप पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है। क्योंकि आप जानते हैं कि आप पार्टी को भी 4 राज्यों में जो है प्रदर्शन है, 4 राज्यों में उसको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा, दिल्ली में ही है, गोवा में है, पंजाब में है, गुजरात में है। आप जानते हैं कि आप पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है, बीएसपी भी राष्ट्रीय पार्टी है। तो कितने हो गए? बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, आप पार्टी हो गया, बीएसपी हो गया, और जो है ये संगमा साहब की जो एनपीपी है, नेशनल पीपुल्स जो पार्टी है, वो भी जो है वो भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है, जो 2013 में बनाया गया था। पीए संगमा साहब जो लोकसभा अध्यक्ष रहे, और एक सीपीएम, तो सीपीआई एम जो है, इतनी राष्ट्रीय पार्टियां हमारे यहाँ हैं, मतलब कि 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। सीपीआई एम, दोबारा बोलता हूं, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, आप पार्टी हो गया, बीएसपी हो गया, एनपीपी हो गया, ये 6 हमारे यहाँ राष्ट्रीय पार्टियां हैं। इस समय जो टीएमसी है, तृणमूल जो कांग्रेस है, उसकी मान्यता राष्ट्रीय पार्टी से रद्द हो गया और क्षेत्रीय पार्टी है। एनसीपी है, सीपीआई है, इस तरह की जितनी पार्टियां सब क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा उसको दिया गया है। पहले राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा था टीएमसी को, इस समय राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा टीएमसी के पास नहीं है। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूछेगा कि कौन सा राष्ट्रीय पार्टी है। अब ये सब कहने से काम नहीं चलता है, जानते हैं। अब तो ये भी पूछ रहा है, जिसको परीक्षा पास करना है वो अपना पढ़ा कर पास करके जाता है, और जिसको विश्लेषण करना हो करिए, आपकी इच्छा। उस विश्लेषण करने से फायदा क्या है?
मैं बताया कि जितना योग्यता क्षमता है मैं भी पढ़ा दूं, जितना योग्यता क्षमता है आप भी पढ़ लीजिए, बाद में इफ बट नहीं किया जाएगा, कोई मतलब नहीं कहने होने का, न तो कोई सुनने वाला, जबरदस्ती का अपना समय नष्ट कर रहे हैं विश्लेषण करके। अब जैसे समझिए, तो मैं बताया कि कौन कौन सी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अब जितने भी राष्ट्रीय लोक दल है, आरएलडी है या टीएमसी है, तो आप जानते हैं कि सबका दर्जा जो है खत्म। अब जो है कोई भी राष्ट्रीय पार्टी इस तरह से केसीआर वो भी क्षेत्रीय पार्टी है, जैसे राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्र जो समिति है वीआरएस, वो आजकल पेपर में आ रहा है, उसका भी दर्जा खत्म। मणिपुर में जो पीडीए है उसका भी, वो भी क्षेत्रीय पार्टी है। अब राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी का यदि दर्जा किसी को मिलेगा तो उसका फायदा क्या है? पहला फायदा यह है कि निर्वाचन जो सूची है उसको जो है मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा, उसको जो है फोटो स्टेट कराने की जरूरत नहीं है, मुफ्त में निर्वाचन सूची उसको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। दूसरा चीज है, अभी जो मैं बता रहा था कि उसको जो है जैसे एक प्रस्तावक की केवल आवश्यकता होगी बस, उसको 10 लोगों को ट्रैक्टर में रख कर ट्रैक्टर में भर के लेके जाने की जरूरत नहीं है, केवल एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल पर बैठा के लेके जाइए, राष्ट्रीय पार्टी से नामांकन पत्र दाखिल करना है, आपका दाखिल हो जाएगा नामांकन, एक प्रस्तावक की जरूरत होगी। और तीसरा चीज है, यदि आपको राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है तो ऐसी दिशा में आपको जो है आकाशवाणी पर, दूरदर्शन पर आपको प्रसारण के लिए समय उपलब्ध कराया जाएगा। और फिर सबसे बड़ा जो महत्व है कि देश भर में चुनाव चिन्ह जो है उसके प्रत्याशियों के लिए सुरक्षित होगा। जैसे आप पार्टी का झाड़ू है, बीजेपी का कमल का निशान है, कांग्रेस का हाथ का पंजा है, तो ये पूरे देश के लिए जो है आरक्षित है, ये कोई दूसरा पार्टी वाला इसका यूज नहीं कर सकता है, और नहीं इसका जो है चुनाव चिन्ह बदला जाएगा। तो एक तो ये भी सबसे बड़ा फायदा तो यही है। और एक ये भी फायदा है कि राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली है उसमें दफ्तर बनाने के लिए जो है उसके लिए जमीन सरकार उपलब्ध कराएगी, भूखंड उपलब्ध कराएगा कि भाई यहाँ पर आप अपना दफ्तर बना लीजिए। और मैं बताया कि अभी जो पेपर में पढ़ते होंगे कि चुनाव के दौरान स्टार प्रचारक, तो जो भी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल हैं उनको जो है हम लोग स्टार प्रचारक जो है बनाने की सुविधा प्रदान करते हैं, और अधिकतम जो है 40 स्टार प्रचारक बन सकते हैं। अब हम लोग चर्चा ये करते हैं जो हमारे यहाँ महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, जैसा उस पर चर्चा किया जाए। जो महत्वपूर्ण जो है राजनीतिक जो दल हैं उस पर जैसा चर्चा कर लिया जाए, क्योंकि उससे भी प्रश्न आता है। अभी बार बार बोल रहा हूं कि आप जो सोचते हैं कि सिर्फ जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो लिख दिया गया है और दबा के जो रिवीजन चल रहा है, थोड़ा सा इधर उधर आंख नाक कान खोल के रखिए, उल्टा सीधा प्रश्न भी आते हैं, बल्कि उल्टा सीधा ही ज्यादा आता है। वो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो है मन बहलाने के लिए पढ़ लिया जाता है, कितना क्वेश्चन आता है, कितना पूछता है कि कौन शपथ लेता है और कौन जो है निर्वाचन व्यवस्था, कोई पूछ रहा है, देख रहे हैं 10 साल से। तो महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों में सबसे पहले जो है कांग्रेस की बात करते हैं। तो देखिए वर्तमान में जो कांग्रेस है वो कैसे कैसे सब हुआ है। आप जानते हैं कि कांग्रेस की जो स्थापना है, आप लोग हिस्ट्री में सब पढ़े होंगे, हमको केवल बोलना है बस। तो जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो दिसंबर जो है 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। लेकिन आप जानते हैं कि कांग्रेस जब स्थापना हुई थी तो सेफ्टी वाल्व के रूप में काम करता था, बाद में प्लेटफॉर्म के रूप में काम किया। पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कांग्रेस जो है नागपुर अधिवेशन 1920 से कार्य कर रहा है। तो नागपुर अधिवेशन जो हुआ था, तो नागपुर अधिवेशन 1920, तो 1920 से जो है कांग्रेस जो है दल के रूप में कार्य कर रहा है, दल के रूप में कार्य कर रहा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ नागपुर अधिवेशन भी 1920 में हुआ था, मद्रास अधिवेशन हुआ था, नागपुर अधिवेशन लगाइएगा 1920। राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस कब से कार्य करना शुरू किया, तो 1920 नागपुर अधिवेशन। और जानते हैं कि जब हम लोग आजाद हो गए तो आजादी के बाद ये कांग्रेस चलना शुरू हो गया। गांधी जी ने कांग्रेस को भंग करने की बात किया था, क्योंकि उनको लगता था कि भाई कांग्रेस रहेगा तो उसका दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं स्वतंत्रता आंदोलन से उसका हित जुड़ा हुआ था। तो दल, अब मान लीजिए भावनात्मक लगाव हो जाएगा, तो गांधी जी क्या, खैर
जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भंग कर दिया जाए, ऐसा हो नहीं पाया। आप जानते हैं कि 1969 में, अब जैसे आगे बढ़ते हैं, ये जो कांग्रेस है, आप जानते हैं कि पहला जो विभाजन होता है 1969 में विभाजन होता है। तो कांग्रेस का जो पहला विभाजन 1969 में हुआ, इसमें जो है कांग्रेस आर, इसमें दो विभाजन होता है, एक तो कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। कांग्रेस आर का मतलब होता है कांग्रेस रूलिंग, और कांग्रेस ओ का मतलब होता है अदर। आप जानते हैं कि कांग्रेस आर की जो नेता थी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नेता थी। और जो कांग्रेस ओ बनाया गया था, इसमें कांग्रेस ओ में जो है, आप जानते हैं कि मोरारजी देसाई साहब, के कामराज साहब, मोरारजी देसाई, के कामराज, के कामराज, के कामराज, इसी प्रकार से निजली गप्पा, निजली गप्पा, ये लोग इसके नेता थे, कांग्रेस ओ के। अब जैसा समझिए, आगे बढ़ता हूं। अब जानते हैं कि ये जो है, यहीं पर 1969 में डॉक्टर राम सुभग सिंह को जो है विपक्ष का नेता बनाया गया था पहली बार। आप जानते हैं कि अब 1977 में जनता पार्टी में जो है इसका विलय हो गया। कांग्रेस ओ का जो है 1977 में जनता पार्टी में, जनता पार्टी में विलय हो गया। जनता पार्टी में विलय, इसका मतलब ये कांग्रेस ओ जो है, आप देख रहे हैं कि जो कांग्रेस ओ है, ये कांग्रेस ओ एक प्रकार से क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बच गया क्या, कांग्रेस आर, कांग्रेस रूलिंग। अब कांग्रेस रूलिंग बच गया, तब जैसा फिर आगे समझिए बात को। अब मैं बताया कि ये जो है, ये जो कांग्रेस का जो है पहला विभाजन तो 1969 में हुआ। हमें बताया कि दो, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ बना। कांग्रेस आर की नेता इंदिरा गांधी, और कांग्रेस ओ में जो है मोरारजी देसाई साहब, के कामराज साहब, निजली गप्पा साहब, ये तीनों लोग थे। और भी नेता थे, लेकिन तीन महत्वपूर्ण नेता। 1977 में जनता पार्टी में जो है कांग्रेस ओ का विलय हो गया। अब यहां तक कंसेप्ट क्लियर। अब जैसा आगे समझिएगा। अब यहां पर जो दूसरा विभाजन कांग्रेस में होता है, वह दूसरा विभाजन जो है 1978 में होता है। 1978 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1978 में जो कांग्रेस बना, इसमें कांग्रेस फिर दो भागों में बट गया। कांग्रेस एस और कांग्रेस जो है वह आई। यहां पर कांग्रेस आई और कांग्रेस एस, ये दो भागों में बट गया। कांग्रेस आई की जो नेता इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी इसकी नेता थी। और कांग्रेस एस जो बना स्वर्ण सिंह, स्वर्ण सिंह, अरे वही स्वर्ण सिंह समिति जो बनाई गई थी, याद आया, 42वां संशोधन द्वारा, 42वां संशोधन की जो सिफारिश किया गया था, वही स्वर्ण सिंह साहब। तो यहां पर जो है स्वर्ण सिंह साहब, देवराज अरस, शरद पवार, देवराज अरस, शरद पवार साहब, ये लोग जो है कांग्रेस एस के नेता थे। अब जैसा समझिए, अब यहां पर ये दो पार्टी बन गई। अब कांग्रेस जो आई है, आप जानते हैं कि कांग्रेस जो आई है 1981 में, इंदिरा गांधी ने इसका नाम बदल दिया। इसका नाम बदलकर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया। इंदिरा गांधी ने नाम बदल दिया, नाम बदल दिया। नाम बदलकर इसका क्या रख दिया गया, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यही वर्तमान में नाम है। तो वर्तमान में कांग्रेस को किस नाम से जानते हैं, तो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस नाम से जाना जाता है।
अब जैसे समझिए, अब छोटा मोटा विभाजन भी हुआ। फिर आप जानते हैं कि 1996 की बात है, जब 1996 में जो है सीताराम केसरी साहब बिहार के जब वो अध्यक्ष थे तो उसमें विवाद उत्पन्न हो गया। अब जब विवाद उत्पन्न हो गया तो आप जानते हैं कि एनडी तिवारी, नरेंद्र तिवारी साहब, अर्जुन सिंह जी, ये लोग जो है कांग्रेस से अलग हो गए। अब कांग्रेस से अलग तो हो गए लेकिन फिर पुनः वापस आ गए, विभाजन तो हुआ नहीं, एक तरह से भूले भटके शाम तक आ गए। अब फिर इसके बाद जो है आप जानते हैं कि 1997 में 97 में 1997 में फिर कांग्रेस में फूट पड़ गया। अब जानते हैं कि 1997 में जो है कांग्रेस से अलग होकर ममता बनर्जी साहब ने जो है वह ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनाया। यहाँ पर देख रहे हैं 1997 में जो है ममता बनर्जी ने जो है वह तृणमूल कांग्रेस बना लिया। तृणमूल कांग्रेस बना लिया। तो जो तृणमूल कांग्रेस बनाया गया, जो तृणमूल कांग्रेस बनाया गया, इसका पूरा नाम जो है तृणमूल कांग्रेस नहीं है, इसका पूरा नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, AITMC, इसका ये नाम रखा गया है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 97 में बना। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, 1999 में जो है आप जानते हैं कि जब सोनिया गांधी जी जब अध्यक्ष बनी तो फिर विदेशी मूल के मुद्दे को लेकर समस्या आ गया। जब समस्या आ गया तो 1999 में फिर विभाजन एक तरह से कह सकते हैं। तो 1999 में जो विभाजन हुआ उसमें जो है शरद पवार साहब, पीए संगमा साहब, तारिक अनवर साहब, इन लोगों ने मिलकर जो है 2013 में, आप जानते हैं कि ये लोग तो उस समय छोड़ दिए पार्टी, अब जो है इन लोगों ने मिलकर जो है एक नई पार्टी बना लिया जिसको एनसीपी कहा जाता है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी कहा जाता है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कहा जाता है। तो मैं बताया कि 1999 में जो है 3 लोगों ने मिलकर, शरद पवार साहब, पीए संगमा पीए संगमा और तारिक अनवर साहब, अब जानते हैं कि इन 3 लोगों ने मिलकर जो है एक नई पार्टी बनाया, एनसीपी। एनसीपी बना दिया, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसका गठन किया गया। अब जरा से यहां पर समझिएगा एक चीज, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, ये जो पीए संगमा साहब हैं ये फिर अलग हो गए, मतलब एनसीपी से अलग हो गए, और एनसीपी से अलग हो गए और 2013 में इन्होंने अपनी एक पार्टी बना दिया जिसको एनपीपी कहा जाता है। 2013 में जो है एनपीपी पार्टी बना दिया, इसने पीए संगमा साहब ने, और एनपीपी पार्टी बना दिया। इसका मतलब नेशनल पीपुल्स पार्टी को बोलते हैं, नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो नेशनल पीपुल्स पार्टी इन्होंने बना दिया। अब जानते हैं कि इसको जो है एनपीपी को, अब जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में इसका काफी वर्चस्व है, और जानते हैं कि पीए संगमा साहब के जो लड़के हैं वो मुख्यमंत्री भी थे, आपको ध्यान होगा। तो आप जानते हैं कि ये जो एनपीपी बनाया गया था, एनपीपी को जो है 2023 में जो है, अभी मैं बताया हूं, इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। इसका मतलब एनपीपी को जो है 2023 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया। ये वर्तमान, जब गठबंधन सरकारों का युग शुरू हुआ, आप जानते हैं कि इसमें भी एक समस्या आया कि भाई एक दल तो सरकार बना नहीं सकता था, तब ऐसी दशा में लोगों ने एक गठबंधन बनाया। आप देखते हैं कि 2 गठबंधन आपको ध्यान होगा, एक तो एनडीए है और दूसरा यूपीए है। एनडीए का मतलब है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो जो बीजेपी है और बीजेपी के जो समर्थक दल हैं वो लोग मिलाकर एनडीए बना दिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन बना दिए। और ये जो है जो कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी ने यूपीए बना दिया, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बना दिया, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन बना दिया, और कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल है उसमें रख दिए गए।
और इसी यूपीए का नाम बदलकर जो है वो इंडिया कर दिया गया है, या इसी को इंडी कहा जाता है, इसी को इंडी गठबंधन कहा जाता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो मैं बताया कि कांग्रेस के बारे में, अब जैसे हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे तो उसको हमको बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो सब पढ़ लिए होंगे। 1885 में जब 28 दिसंबर 1885 को जो है बॉम्बे में जो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत जो महाविद्यालय है, वहीं पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी। एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना किया था और बनर्जी साहब जो है वह देखा जाए तो उसके पहले अध्यक्ष बने थे। तो ये सब आप लोग कांग्रेस में पढ़ते होंगे। 1907 में जो है सूरत विभाजन हुआ, गरम दल नरम दल जो भी अपना वो सब पढ़ते होंगे। फिर आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं 1916 में जो है लखनऊ जो अधिवेशन हुआ उसमें दोनों मिल गए, गरम और नरम सब मिल गए। फिर आप देखते हैं कि गांधी जी सबको साथ मिलाने का प्रयास किए। तो ये सब आप लोग हिस्ट्री पढ़ते होंगे, इस पर हमको चर्चा नहीं करना है, हमको ये चीज चर्चा करना था। अब हम लोग चर्चा करते हैं जनता जो बीजेपी है उसकी चर्चा कर लेते हैं जरा सा। अब देखिए बीजेपी का जो गठन है वह उसकी जो वारिस पार्टी है जनसंघ, 21 अक्टूबर 1951 को 21 अक्टूबर 1951 को जो है जनसंघ का गठन हुआ। जनसंघ का गठन हुआ। जनसंघ का गठन किसने किया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने किया। अब जानते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने जनसंघ का गठन किया। अब जानते हैं कि 1977 में जो है ये जो जनसंघ था, इस जनसंघ के अंदर जो है बहुत सारी पार्टियों का विलय हो गया, और जब विलय हो गया इसी को जनता पार्टी नाम दे दिया गया। अब जानते हैं कि 1977 में जो है जनसंघ के साथ जनसंघ के साथ अनेक पार्टियों का गठबंधन बना, अनेक दलों का गठबंधन बना। अनेक दलों का जो गठबंधन बना, ये जो गठबंधन था इसी गठबंधन का नाम जो है जनता पार्टी रखा गया। इसी गठबंधन का नाम जनता पार्टी रखा गया। अब जानते हैं कि जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनी, लेकिन ज्यादा दिन तक तो चल नहीं पाई। 1979 में सरकार चली गई। जब सरकार चली गई, अब जानते हैं कि पार्टी भी बिखर गई, जनता पार्टी जो थी वो भी बिखर गई। अब जनता पार्टी बिखर गई तो आप जानते हैं कि 6 अप्रैल 1980 को जो है दोहरी सदस्यता के मुद्दे को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। भाई एक ही पद व्यक्ति लेगा, या तो पार्टी में रहे, या तो मंत्री बने, या किसी एक पद पे रहे। और इस तरह से देखा जाए तो दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर विवाद उत्पन्न हुआ, और अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जो है 6 अप्रैल 1980 को जो है इसी जनसंघ और जनता पार्टी के बाद जो है आप देखते हैं कि 6 अप्रैल 1980 को जो है वह बीजेपी की स्थापना हुआ। तो वर्तमान में जो बीजेपी है उसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी साहब और अन्य नेता अडवाणी साहब और तमाम लोग, आप देखते हैं कि अटल जी ने जो है 6 अप्रैल 1980 को जो है बीजेपी की स्थापना किया, और वही बीजेपी आज दिखाई दे रही है। तो मैं बता रहा था, यहाँ ध्यान रखिएगा, 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना हुआ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने किया था। 1977 में जनसंघ के साथ अनेक दलों का गठबंधन बन गया, जिसको जनता पार्टी कहा जाता है, जिसकी सरकार 1977 में बनी थी। और फिर इसके बाद जो है जब 1979 में सरकार खत्म हो गया तो जनता पार्टी सरकार भी टूटने लगा, और आप जानते हैं जनता पार्टी सब बिखर गए। जनता पार्टी से बहुत सारी पार्टियां बनी, अभी बता देता हूँ। आप जानते हैं कि जनता पार्टी के एकमात्र नेता जो है सुब्रमण्यम स्वामी साहब, और वो सुब्रमण्यम स्वामी साहब का विलय भी जो है बीजेपी में हो गया, तो वह जो एक बचे थे वो भी बीजेपी में चले गए, और इस तरह से जनता पार्टी खत्म हो गया। सुब्रमण्यम साहब का नाम नहीं सुने हैं, जो हमेशा बोलते रहते कुछ जो कुछ, उसी सुब्रमण्यम स्वामी को बता रहा हूँ। वो जनता पार्टी के नेता थे। इस तरह से जनता पार्टी पूर्णतः खत्म हो गई। ये तो मैं बताया कि बीजेपी का ये सब रहा। अब थोड़ा सा मैं जनता पार्टी पर चर्चा कर लेता हूं।
अब मैं बताया कि जनता पार्टी जो है 1980 के चुनाव में हार गई, 1984 के चुनाव में हार गई और इस तरह से जनता पार्टी कमजोर हो गई। अब जनता पार्टी के जो नेता थे, जो लोक दल बना था, जन मोर्चा बना था, इन सब लोगों ने मिलकर, जनता पार्टी और अन्य दलों ने मिलकर एक नया दल बनाया जिसको बोलते हैं जनता दल। जनता दल, जनता पार्टी अलग है, जनता दल अलग है, ध्यान रखिएगा। ये नाम अलग है, पार्टी का ही नहीं कि दल रख दिए बोले कि एक ही नहीं, अलग अलग है। अब जनता दल क्या बना? तो जनता दल जो है 11 अक्टूबर 1989 को 11 अक्टूबर 1989 को जनता दल का गठन हुआ। और जो जनता दल बनाया गया, इसमें मैं बताया अभी, जनता दल, जनता पार्टी के कुछ लोग थे, लोक दल के कुछ लोग थे, जन मोर्चा के कुछ लोग थे, ये लोग मिलकर जो है एक नया दल बनाए जिसका नाम रखे जनता दल। अब जानते हैं कि जनता दल में जो है वही राष्ट्रीय मोर्चा वाला 1989 में चुनाव में जो है जनता दल राष्ट्रीय मोर्चा का अंग बन गया। तो जनता दल जो है फिर 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा का अंग बन गया, वीपी सिंह साहब। इस तरह से ये जो जनता दल है, इसी राष्ट्रीय जो मोर्चा बना था, तो राष्ट्रीय मोर्चा के साथ इसका विलय हो गया। अब जानते हैं कि राष्ट्रीय मोर्चा के साथ विलय हो गया। अब यहीं से समस्या शुरू होती है। भाई 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार दिल्ली में बनी, केंद्र में बनी, लेकिन आप जानते हैं कि ये जो राष्ट्रीय मोर्चा बना था और जनता दल, मतलब जनता दल का विलय जो राष्ट्रीय मोर्चा में हुआ, यहीं से समस्या शुरू हुआ। और जानते हैं कि इसके जो है 7 बार विभाजन हुए। तो थोड़ा सा मैं बोल रहा हूं, सुन लीजिए बस। देखिए, जो पहला विभाजन होता है 5 नवंबर 1990, 5 नवंबर 1990 को जो है वो पहला विभाजन होता है, मतलब जनता दल का विभाजन कर सकते हैं। अब 5 नवंबर 1990 को जो विभाजन होता है, तो चंद्रशेखर जी, देवीलाल जी, इस तरह से लगभग जो है 54 सांसद मिलकर जो है जनता दल छोड़ दिए और जनता दल छोड़कर जो है जनता दल एस का निर्माण किए। तो जनता दल एस बना। तो 5 नवंबर 1990 को जनता दल एस बना। जनता दल एस में कौन कौन नेता थे? अभी बताया हूं, चंद्रशेखर जी, देवीलाल जी, ये लोग मिलकर जो है जनता दल एस बना लिए। अब इसका जो द्वितीय विभाजन होता है 5 फरवरी 1992 को होता है, 5 फरवरी 1992 को होता है। 5 फरवरी 1992 को उसका दूसरा विभाजन होता है। अब 5 फरवरी 1992 के जो विभाजन होता है, तो जानते हैं कि अजीत सिंह जी, जानते ही हैं आप लोग, तो अजीत सिंह जो है जनता दल से अलग हो गए और जनता दल से अलग होकर जो है जनता दल अ बना लिए। इन्होंने जो है जनता दल अ बनाया, अ मतलब अजीत सिंह, और जो जनता दल अ बनाया, अब जानते हैं कि इसी का नाम जो है उन्होंने बदल कर जो है राष्ट्रीय लोकदल कर दिया। इसी का वर्तमान में नाम जो है वह राष्ट्रीय लोकदल है, राष्ट्रीय लोकदल। जयंत चौधरी साहब इसी पार्टी से तो हैं, जो देखा जाता है एनडीए गठबंधन में शामिल हुए हैं। अब देख रहे हैं कि जनता दल और इसका नाम बदल गया, राष्ट्रीय लोकदल हो गया। यही राष्ट्रीय लोकदल वर्तमान में काम कर रहा है। अब जनता दल का जैसा तीसरा विभाजन समझिए। ये जो जनता दल है, इसने काफी पार्टी बनाए। तो तीसरा विभाजन आप जानते हैं कि इसका तीसरा विभाजन जो है 21 जुलाई 1994 को हुआ, 21 जुलाई 1994 को हुआ। और इस विभाजन में जो है जॉर्ज फर्नांडिस साहब और नीतीश कुमार जी, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार जी, अब जानते हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब और नीतीश कुमार जी जो है उसमें 13 सांसद थे उस समय। इन लोगों ने मिलकर जो है समता पार्टी बनाया, समता पार्टी का गठन किया। और जो समता पार्टी का गठन किया, आप जानते हैं कि फिर जो है
अब एक समस्या और आ गई उसमें। 2003 में जो है पार्टी के जो अध्यक्ष थे, समता पार्टी के जो अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने जो है जनता दल यूनाइटेड में उसका विलय कर दिया। इस समता पार्टी का विलय जो है 2003 में जो है जनता दल यूनाइटेड, जनता दल जो यूनाइटेड है उसमें जदयू जिसको बोलते हैं, जदयू नहीं बोलते हैं, पेपर पढ़ते होंगे, जदयू में इसका विलय कर दिया गया। तो समता पार्टी जो है क्या हो गई, खत्म हो गई। समता पार्टी खत्म होकर जदयू बन गया, जनता दल यूनाइटेड बन गया, और समता पार्टी का जो है इस तरह से जदयू में विलय हो गया। ये तो मैं तीसरा विभाजन बताया। और चौथा विभाजन समझिए, और चौथा विभाजन बता दूं लालू जी। अब जानते हैं कि जुलाई 1997 वही चारा घोटाला का जो मसला था, तो चारा घोटाला के कारण जो है अब जानते हैं कि सब लोग लालू जी को छोड़ने लगे। तो लालू जी जो है राष्ट्रीय जनता दल का गठन कर दिए। लालू जी जो है जदयू, अरे लालू जी जो है उस समय छोड़ के चले गए, अब मतलब कि बाकी लोग छोड़ के जाने लगे, तो उन्होंने जो पार्टी बनाया लालू जी ने, उसका नाम उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल रखा। राष्ट्रीय जनता दल, इसी राष्ट्रीय जनता दल को हम लोग क्या बोलते हैं, राजद। नहीं पढ़ते हैं, तेजस्वी यादव जी और तमाम लोग इसी के तो हैं, लालू जी के जो लड़के हैं, इसी पार्टी। ये तो चौथा विभाजन हो गया। अब इस जनता दल का विभाजन यहीं पर नहीं रुका है, जनता दल का विभाजन फिर होता है। बोला हूं 7 बार विभाजन हुआ है, बार बार बोल रहा हूं। ढंग का पेपर बना देगा, घूम जाएगा दिमाग आपका, फिर बाद में अगली बार बोलेंगे अब तो ये पूछ रहा है। जो भी हमको योग्यता क्षमता है मैं भी पढ़ा दूंगा, आप लोग भी पढ़ के जाइएगा, परीक्षा देने के बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब इसका चौथा विभाजन हो गया, अब पांचवा विभाजन चलिए। पांचवा विभाजन, तो पांचवा जो विभाजन है 15 दिसंबर 1998 को हुआ। 15 दिसंबर 1998 को हुआ। अब 15 दिसंबर 1998 को आप जानते हैं कि जनता दल का जो है जो उड़ीसा इकाई था, उड़ीसा इकाई में विभाजन हो गया। इसमें जो है बीजू जनता दल बना दिया गया। तो बीजू जनता दल बन गया, बीजू जनता दल 1998 में बन गया। अब बीजू जनता दल आप लोग जानते ही हैं कि बीजू जनता दल का काफी दिन तक उड़ीसा में प्रभाव। तो बीजू जनता दल जो बनाया गया 15 दिसंबर 1998 को, जो बीजू जनता दल बनाया गया, आप जानते हैं कि उसी का तो चुनाव चिन्ह शंख है, बीजू जनता दल का। बीजू पटनायक साहब ने किया। अब बीजू पटनायक साहब के जो लड़के हैं नवीन पटनायक, तो बीजू पटनायक साहब ने तो उसी के नाम पर बीजू जनता दल बन गया। इसके जो नेता हैं नवीन पटनायक, नवीन पटनायक, अभी चुनाव तो चल रहा है, उड़ीसा में विधानसभा का भी चुनाव चल रहा है। अब ये पांचवा विभाजन हो गया। अब छठा विभाजन जैसा समझिए। अब जैसा छठा विभाजन, तो छठा विभाजन जो है वो 21 जुलाई 1999 को हुआ। 21 जुलाई 1999 को हुआ। और 21 जुलाई 1999 को जो छठा विभाजन हुआ, तो आप जानते हैं कि एनडीए की सरकार बन रही थी। और एनडीए की सरकार बनने में जो है जो जनता दल था, तो इसमें जनता दल जो यूनाइटेड था, जदयू, तो शरद पवार साहब और रामविलास पासवान साहब जो है सरकार में शामिल होना चाहते थे। और दूसरे जो है वो एच डी देवगौड़ा साहब थे, जिनका अभी सब कांड चल रहा है। अब देखते हैं कि एच डी देवगौड़ा साहब चल रहे थे, तो एच डी देवगौड़ा साहब कहे कि नहीं, सरकार में शामिल हम लोग नहीं होंगे। अब यहाँ पर फिर विभाजन हो गया। अब यहाँ पर विभाजन हो गया तो जनता दल सेकुलर बना। अब यहाँ पर जो है जनता दल सेकुलर, जनता दल सेकुलर बना। एच डी देवगौड़ा, एच डी देवगौड़ा साहब इसके नेता। अब फिर यहाँ पर जब फूट पड़ गया, अब जानते हैं कि मैं बताया कि जनता दल यूनाइटेड में अब बच गया कौन, शरद पवार साहब बच गए। अरे
जो है हाँ, शरद पवार साहब बच गए और रामविलास पासवान साहब बच गए। अब रामविलास पासवान साहब शरद पवार साहब को छोड़ दिए। अब सातवां विभाजन फिर हो गया 2000 में। 2000 में जो है सातवां विभाजन हो गया। सातवां विभाजन का मतलब ये हुआ कि जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर जो है रामविलास पासवान साहब ने लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। यहीं पर लिख डालिएगा कि 2000 में जो है जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर रामविलास पासवान साहब ने लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। अब ये तो जनता दल का हाल आप पढ़े हैं। अब थोड़ा सा अन्य जो पार्टियां उसके बारे में मैं बोल देता हूं। अब जानते हैं कि 1925 में हमारे यहाँ साम्यवादी दल की स्थापना हुई। आप लोग हिस्ट्री पढ़ते होंगे। डांगे साहब, एम एन राय साहब, इसके द्वारा जो है बनाया गया। 1964 में जो है ज्योति बसु साहब, धर्म कुमार उससे अलग हो गए। ये अलग होकर जो है सीपीआईएम की स्थापना कर दी। आप देखते हैं कि जो साम्यवादी पार्टी है, जो साम्यवादी दल है, तो साम्यवादी जो दल हमारे यहाँ बनाया गया था 1925 में बनाया गया था। डांगे साहब और जो है एम एन राय साहब, इन्होंने मिलकर बनाया। अब फिर आप जानते हैं कि अभी मैं बताया कि 1964 में जो है इससे अलग हो गए। ज्योति बसु साहब, धर्म कुमार साहब अलग हो गए और 1964 में जो है इसका फूट पड़ गया। इसका फूट पड़ गया तो आप जानते हैं कि 1964 में जो है वह सीपीआई एम की स्थापना हुआ, जो राष्ट्रीय पार्टी है। ज्योति बसु साहब, धर्म कुमार साहब, ज्योति बसु और धर्म कुमार, इन लोगों ने मिलकर जो है सीपीआईएम की स्थापना किया, जो वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कार्य कर रहा है। अब जानते हैं कि फिर इसका विभाजन हुआ। इसका विभाजन 1967 में हुआ और 1967 में इसके कुछ नेता टूटकर जो है वह सीपीआई एमएल बना दिए, मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी बना दिए। और सीपीआई एमएल जो बना, ये नक्सलवाद का समर्थन करता था। जब नक्सलवाद का समर्थन करता था तो 2000 में जो है सीपीआई एमएल पर जो है 2000 में प्रतिबंध लगा दिया गया। 2000 में प्रतिबंध लगा दिया गया, इसको प्रतिबंधित घोषित कर दिया, प्रतिबंध लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया। तो ये थोड़ा सा साम्यवादी दल के बारे में भी जानना है। तो यहां पर मैं बताया 1925 में डांगे साहब, एम एन राय साहब ने मिलकर जो है साम्यवादी दल का गठन किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसको कहा जाता है। साम्यवादी दल का मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाया गया था 1925 में। और फिर इसके बाद 1964 में जो है सीपीआईएम बन गया, ज्योति बसु साहब, धर्म कुमार साहब। फिर इसके बाद 1967 में सीपीआईएमएल बन गया, मार्क्सवादी लेनिनवादी। इसको बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। फिर आप देखते हैं कि 2000 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये सीपीआई जो एमएल है वर्तमान में प्रतिबंधित है, ये भी ध्यान रखना है। अब छोटी मोटी अन्य पार्टियां हैं, उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लें। जैसे बीएसपी, बस दो दो लाइन सुनना है। आप जानते हैं कि DS4 पहले इसका नाम था। तो DS4 इसका नाम था। बाद में जो है 14 अप्रैल 1984 को, 14 अप्रैल 1984 को जो है इसका नाम बदलकर बीएसपी कर दिया। तो DS4 का नाम चेंज करके जो है बीएसपी किया गया। अब जानते हैं कि मायावती जी, काशी कुमार साहब, काशीराम जी, तमाम लोग जो है इसके नेता रहे। अब देखिए कुछ जो है दक्षिण की पार्टियां, वो भी हम लोग को जानना चाहिए। जैसे डीएमके पार्टी है, डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। तो जो डीएमके पार्टी है, ये 1949 में इसका गठन किया गया था। तो 1949 में जो है डीएमके पार्टी जो बनाया गया था, सीएम अन्ना दुरई साहब ने बनाया था। सीएम अन्ना दुरई साहब ने बनाया था। सीएम अन्ना दुरई साहब ने ये पार्टी बनाया था। लेकिन आप जानते हैं कि इसमें समस्या आ गया। समस्या ये आया
कि 1949 में जो है वह जब ये पार्टी बना तो सीएम सीएन सीएम नहीं सीएन अन्नादुरई साहब ने पार्टी बनाया। उसी समय से ही पार्टी में जो है समस्या आ गया, क्योंकि 1960 के दशक में मद्रास को जो है राज्य बनाने का मुद्दा आ गया। अब जानते हैं कि कुछ लोग मद्रास को राज्य बनाने के चक्कर में पड़ गए। अब इसके चक्कर में क्या हुआ, 1961 में इसका विभाजन हो गया, और 61 में विभाजन होकर जो है वो देखा जाए तो उस समय एक नेता थे संपत संपत साहब। तो 1961 में जो है संपत साहब जो है संपत जी जो है बोले कि नहीं, हम लोग पार्टी अब अलग बनाएंगे। अब इस तरह से देखा जाए तो इसका विभाजन हो गया, और तमिल राष्ट्रीय दल की स्थापना इन्होंने किया। तमिल राष्ट्रीय दल की स्थापना किया, और तमिल राष्ट्रीय दल जो बनाया गया तो आप जानते हैं कि ये भी बहुत दिन तक मामला चला नहीं, फिर इसमें समस्या आ गया। इसी में रामचंद्रन साहब भी थे। अब जानते हैं कि 1972 की बात है, 1972 में जो है फिर इसका विभाजन हो गया, और 1972 में विभाजन होकर जो है एआईडीएमके बन गया। एआईडीएमके का मतलब ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, एआईडीएमके बना दिया गया। और एआईडीएमके बनाया गया तो रामचंद्रन साहब ने बनाया। इस पार्टी का गठन जो है रामचंद्रन साहब ने किया, और फिर इसी में जो है जयललिता साहब भी, जयललिता जी इसी की नेता थी। अब इसी तरह से जैसे अकाली दल का आप लोग नाम सुनते हैं, अकाली दल अकाली दल अकाली दल की स्थापना जो है 1925 में किया गया। खड़ग सिंह और तारा सिंह साहब, खड़ग सिंह और तारा सिंह, मास्टर तारा सिंह पढ़ते होंगे हिस्ट्री में, खड़ग सिंह और मास्टर तारा सिंह। अब जानते हैं कि इन्होंने अकाली दल बनाया। अब अकाली दल में भी बहुत सारा चीज था, लेकिन उतना सब जानने की जरूरत नहीं है। जैसे आप पार्टी है, आप पार्टी आप जानते ही हैं कि इसका गठन जो है जंतर मंतर पर हुआ 26 नवंबर 2012। तो 26 नवंबर 2012 को जो है आप पार्टी का गठन, केजरीवाल साहब, भ्रष्टाचार विरोधी जो आंदोलन चला अन्ना हजारे साहब का, उसी में पार्टी बन गया। और अभी मैं आपको बताया बीजू जनता दल के बारे में बताया, टीएमसी के बारे में भी बताया, तृणमूल कांग्रेस के बारे में बताया, राष्ट्रवादी कांग्रेस भी बताया था, बहुजन समाजवादी पार्टी बताया था। अब एक बच गया समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी जो पार्टी है, आप जानते हैं कि इसकी स्थापना जो है 4 अक्टूबर 1992 को हुआ। 4 अक्टूबर 1992 को हुआ, मुलायम सिंह जी। आप जानते हैं कि मुलायम सिंह जी जो है इसकी स्थापना किए, और इस तरह से निशान क्या है, साइकिल। आप देखते हैं कि इनकी जो विचारधारा है वो समाजवादी विचारधारा है, धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा है। और इस तरह से देखा जाए तो ये लोग जो है राम मनोहर लोहिया साहब और जो है चौधरी चरण सिंह, इस तरह के जो व्यक्तित्व रहे हैं, उनकी विचारधारा पर चलने का प्रयास करते हैं। अब छोटी मोटी पार्टियां और भी हैं, जैसे मान लीजिए तेलुगु देशम पार्टी है। तो तेलुगु देशम पार्टी जो है वह एनटी रामाराव साहब, तेलुगु देशम पार्टी, तो तेलुगु देशम पार्टी जो है आप जानते हैं कि 1982 में बनाया गया था, 29 मार्च 1982 को बनाया गया था, 29 मार्च 1982 को बनाया गया था, 1982। और इसके जो नेता हैं एनटी रामाराव साहब, इसके जो नेता हैं एनटी रामाराव, एनटी रामाराव, टीडीपी, जिसको टीडीपी कहा जाता है, इसी को तो टीडीपी कहते हैं, टीडीपी। अभी सब पार्टियों का चर्चा खूब पेपर में हो रहा था, इसलिए पूछ सकता है। अब जैसे मान लीजिए शिवसेना है, तो शिवसेना का गठन जो है वह बाला साहब ठाकरे साहब ने जो है 19 जून 1966 को किया था। शिवसेना 19 जून 1966 को गठन किया गया था। फिर शिवसेना का एक नाथ शिंदे साहब और तमाम जो विवाद सब पढ़ते ही होंगे, वो सब तो आप लोग को याद ही होगा। अब देखिए इसमें क्या करना है कि छोटी छोटी पार्टियों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे मान लीजिए असम गण परिषद है, तो असम गण परिषद है तो 1985 में बनाया गया, इसके नेता जो है पीके माकी। तो आप जानते हैं कि
इसके जो नेता थे असम गण परिषद, असम गण परिषद 1985 में बना। इसके नेता पीके माकी। अब जानते हैं कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है पश्चिम बंगाल में काम करता है, उसको लोकसभा का भी सीट मिला। 1939 में सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस साहब, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस साहब जो है फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता, उन्होंने गठन किया था कब, तो 1939 में। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि एक बल्कि चार्ट बना लेना चाहिए ऐसे, और चार्ट बनाकर यहाँ पर दल का नाम लिख दीजिए, यहाँ पर गठन का वर्ष लिख दीजिए, यहाँ पर नेता का नाम लिख दीजिए, ऐसे चार्ट बना डालिए। ऐसे मान लीजिए, और भी बता देता हूं, समझ गए बात को ना, ऐसे पढ़ा जाता है। तो इस तरह से पार्टी के बारे में अब बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन चलिए थोड़ा बहुत हम लोग तो चर्चा कर ही लें। अब देखिए, भारतीय जो दलीय व्यवस्था है उस पर विचारकों ने अध्ययन भी किया है। एक विचारक हैं मोरिस दुर्वर्जन, सुन लीजिए आएगा नहीं, मोरिस दुर्वर्जन। तो मोरिस दुर्वर्जन साहब ने अध्ययन किया, मोरिस दुर्वर्जन साहब ने अध्ययन किया। आप लोग यूट्यूब पर लिखते हैं भाई राइटिंग खराब है, अब मैं राइटिंग सुधारूंगा धीरे धीरे, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग लिखा करिए तभी तो अच्छा लगेगा। तो मोरिस दुर्वर्जन साहब जो है, आप जानते हैं कि पार्टी के बारे में उन्होंने विभाजन किया था, काकस, ब्रांच, सेल, मिलिटिया, 4 भागों में पार्टियों को बांटा था। तो पार्टी सिस्टम उनकी किताब थी, तो उसी में उन्होंने पार्टी को बांटा था, और भारत के पार्टियों के बारे में भी उन्होंने अध्ययन किया था। इतना डेप्थ में तो नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रखिए कि एक विचारक थे वेनर। तो वेनर ने जो है वह देखा जाए तो कांग्रेस को जो है बरगद की संज्ञा दिया था। इसी प्रकार से जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस को जो है बड़ा छाता की संज्ञा दिया था। रजनी कोठारी साहब ने जो है कांग्रेस को कांग्रेस व्यवस्था कहा था, कि कांग्रेस सिस्टम है। बेजबरुआ, उन्होंने इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया का नारा दिया था। दल विहीन लोकतंत्र की बात जो है, दल विहीन लोकतंत्र के जन्मदाता विनोबा भावे साहब, और जानते हैं कि जेपी साहब भी समर्थन करते थे, गांधी जी भी समर्थन करते थे। इस तरह से भी कभी कभी प्रश्न आ जाता है। एक टर्म आता है पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन। तो पब्लिक ओपिनियन जो टर्म आता है, जनमत, तो जनमत का मतलब क्या होता है, पेपर में आज ऐसे निकला था तो सोचा बोल दूं। देखिए, जनमत का मतलब होता है कि जन सामान्य से संबंधित समस्या या मुद्दे को वैचारिक मत के रूप में रखना। अधिकांश लोगों का मत नहीं, बहुसंख्यक लोगों का मत नहीं, जन सामान्य से संबंधित जो मुद्दा है उस चीज को हम लोग जनमत कहते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि सभी जनता का मत हो, यह भी आवश्यक नहीं है कि बहुमत का मत हो, यह भी आवश्यक नहीं कि किसी विशेष व्यक्ति का मत हो। जन साधारण से जुड़ा हुआ जो सामान्य विचार है, जन साधारण से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, उसको जनमत कहा जाता है। जनता जो है निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने में जो रुचि रखती है, उसको हम लोग जनमत कहते हैं। वैचारिक दृष्टिकोण अभी मैं बताया कि आम जनता की जो सामान्य जो पहलू है उसको जनमत कहा जाता है। राष्ट्रीय हित से संबंधित जो मत है उसको जनमत कहा जाता है। विवेक संगत जो विचार है उसको जनमत संग्रह कहा जाता है। जो कल्याणकारी हित है, जो सरकार से आशा रखने वाला जो विचार है उसको जनमत कहा जाता है। जनमत कभी पूछेगा तो सोच समझ के टिक लगाइएगा। यह राष्ट्रीय, एक तरह से कह सकते हैं कि राष्ट्रीय हित के रूप में है। यह बहुसंख्यक का मत नहीं है, अधिकांश जनता का मत नहीं है, बल्कि अधिकांश जनता का सामान्य मत जो है उसको हम लोग जनमत कहते हैं। आज हम लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी पर चर्चा किए। अब अगले वीडियो में फिर किसी मुद्दे को लेता हूं। 5वीं 6ठी अनुसूची को भी पढ़ाऊंगा, उसका क्वेश्चन आएगा।
प्रयास करूंगा कि उसका वीडियो बन जाए।